हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन है स्वतः शोधन, एल्गोरिदम, मासिक वृद्धि, प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट स्वतः संशोधन शोधन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्वतः शोधन विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। ठीक है। और पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण की दो प्रविधियां है ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले हम बार में पहले ऑप्शन देखते हैं, व्यवहार, अभिप्रेरणा, तर्क, चिंतन। तो इसका सही आंसर होगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। तो हमारा सही आंसर होगा व्यवहार। इस सिद्धांत में क्या बताया है? तो इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। ये इस सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो ये जो क्रिया प्रसूत है ये एक सिद्धांत है जिसे किसने प्रतिपादित किया था? इससे किया था बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका जो सिद्धांत है वो कौन से सन में आया था? ये सन था स्किनर ने, ये सन था कौन सा? 1938 में सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस सिद्धांत में इन्होंने अपना पहला प्रयोग चूहे और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। चूहे पर किया था 1930 में, चूहे पर, और कबूतर पर कब किया था? कबूतर पर किया था 1943 में, 1943 में। ठीक है। और ये अमेरिका के रहने वाले थे। वैसे तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को बहुत से अन्य नामों से भी जाना जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमें सिर्फ एक दिया है तो हमें वो देखना है कौन सा है। तो ये इसका आंसर आएगा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इसका जो डिटेल वीडियो है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर विजिट करिए, मैंने इस सिद्धांत को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 4th नंबर का, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है पूछी है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो अब अधिगम की विशेषता है ये नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं, जो जोड़ा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से वो वाला हमें ढूंढना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिवराज जो रचना है वो भूषण जो कवि है हमारे, उनकी ये सही आंसर है। ठीक है। मतलब सही रचना है। और शब्द रसायन देव की रचना है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित रचना है, तो ये भी हमारी सही है। और चौथी देख लेते हैं, उद्वक शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमारी सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना उद्वक शतक नहीं है। इसके रचयिता कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर इसके रचयिता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचयिता है। ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा 4th, ये जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। दूसरा ऑप्शन है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। तीसरा ऑप्शन है, हाँ मेरी यही विचारधारा है। चौथा ऑप्शन है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा अशुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। तो इसमें हमारा पहला जो वाक्य है वो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ईमानदार के बाद कॉमा
और पूर्ण विराम लगाया है लास्ट में, तो ये एकदम सही वाक्य लग रहा है। दूसरा वाक्य भी एकदम सही लग रहा है क्योंकि ये भी पहले वाक्य जैसा ही है, तो ये हमारे 2 वाक्य तो सही हो गए। चलिए देखते हैं 2 नीचे के वाक्य। हाँ मेरे हाँ मेरा यही विचार है, ठीक है। तो ये वाक्य हमें अशुद्ध नजर आ रहा है क्योंकि वाक्य में हाँ के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाना चाहिए, ठीक है। तो विस्मय बोधक चिन्ह कैसे होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है, जैसे कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये हमारा है विस्मय बोधक चिन्ह, ऐसे होता है ये, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, हाँ के बाद लगा होना चाहिए, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होना चाहिए। तो हमारा सही वाक्य आएगा, हाँ मेरी यही विचारधारा है। तो ये होगा हमारा सही वाक्य। तो ये हमारा इसका आंसर होगा क्योंकि ये अशुद्ध है। चौथा ऑप्शन भी सही है क्योंकि आप हमारे घर आना चाहते हैं, कॉमा, तो आइए, ठहरना चाहते हैं, कॉमा, तो ठहरिए, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ठीक है। भिन्न अर्थ प्रकृति का अर्थ है वो ढूंढना है हमें, कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शाश्वत, चिरंतन, सनातन, अधुनातन, ठीक है। तो शाश्वत, चिरंतन, जो वर्ड्स है, ये जो तीनों वर्ड है, मतलब शब्द जो है तीनों, ये जो तीनों शब्द है लंबे समय से चले आ रहे हैं, मतलब सतत कालखंड से है ये तीनों शब्द, ठीक है। ये कौन से कालखंड से है, सतत, ये सतत कालखंड से। और जो है अधुनातन जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, आज तक का घटित काल। तो ये होगा हमारा सही आंसर, जो कि भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ये तीनों सेम प्रकृति और अर्थ है इनके, लेकिन ये वाला जो है वो भिन्न है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है, ठीक है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। गौशाला का मतलब क्या होता है, गौशाला का मतलब होता है गाय के लिए स्थान, ठीक है। मतलब गाय जहाँ रहती है उसे हम कहते हैं गौशाला, ठीक है। तो यह इसमें कौन सा समास उपस्थित है, इसमें है तत्पुरुष समास इसमें उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्राक, प्राग, प्रागैतिक, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले प्रागैतिहासिक का में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से, प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ गया है इसमें, जो व्यंजन संधि के प्रभाव के कारण प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। जैसे कि हम देखेंगे, प्राक, धन, क्या होगा, ऐतिहास, ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। तो ये जो इज इक्वल टू, मतलब इसका क्या बनेगा, ये वाला वर्ड बनेगा इसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्राक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर का, तुलसीदास किसकी कविता है। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो तुलसीदास छायावाद के शकला पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में, इनकी रचयिता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th नंबर का, बहिष्कार का संधि विच्छेद करना है हमें, तो क्या है इसका देखते हैं, बहिधनकार, बहिष्धन आकार, अकार, बहिधनकार और बहिर्धनकार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे, पहले हम बहिष्कार का संधि विच्छेद कर देखेंगे कि क्या होता है इसका संधि। तो इसका आंसर आएगा बहिष्कार का बहिधनकार, इसका सही आंसर होगा, ये होगा इसका संधि विच्छेद, क्योंकि यह विसर्ग संधि के नियमानुसार होता है ये, यदि विसर्ग संधि में पहले इकार या उकार आए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले अगर विसर्ग संधि में पहले इकार, इकार या फिर उकार, ठीक है, इकार या उकार आए तो क्या होगा, तो विसर्ग के बाद का वर्ण, तो विसर्ग के बाद का वर्ण क्या होता है, जैसे कि क, ख, प, फ हो, तो विसर्ग का प हो जाता है, तो क्या हो जाता है इसका, इसका प हो जाता है, ऐसा वाला प, ठीक है।
ये प हो जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा हमारा थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। लोकसभा और राज्यसभा की नियुक्ति बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सांसद, राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर आएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संविधानी प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम पहले। 11, 6, 3 या 4। ठीक है, ठीक है, तो इसमें सही आंसर देखना है हमें। संविधान के जो भाग है 11 अनुच्छेद, इसमें देख लेते हैं हम 11 अनुच्छेद तथा 243, मतलब 11वें जो अनुच्छेद में क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 11वें अनुच्छेद में 243 तथा अनुसूची में 11 में, अनुसूचित 11 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर आएगा पहला, क्योंकि 11वें अनुच्छेद में 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय प्रशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, सांसद की शक्तियों से। तो इसका सही आंसर आएगा हमारा शहरी स्थानीय प्रशासन से। कैसे आएगा? क्योंकि 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय प्रशासन से होता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय का संवैधानिक स्थितियों एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। सूर्योदय का संधि विच्छेद करिए। देखिए ग्रामर, हमारी जो हिंदी की जो ग्रामर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो हम लैंग्वेज चूज करते हैं, जो भी लैंग्वेज अगर आप चूज करते हैं, तो अगर आपने हिंदी चूज की है तो इसमें ग्रामर जरूर पूछी जाती है। तो ग्रामर आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए किस टाइप की ग्रामर पूछी है, तो वही आएगी, कुछ चेंज नहीं होता है, वही ग्रामर रिपीट होती है। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ ग्रामर के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ये वाले। सूर्योदय का संधि विच्छेद हमें देखना है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा हमारा, कौन सा होगा? सेकंड होगा, सूर्यधन उदय, इसका सही होगा संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में समास देखते हैं, तो समास कौन सा होगा? यथाशक्ति में कौन सा होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें होगा हमारा पहला अव्ययी भाव समास होगा इसमें यथाशक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वें नंबर का। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भवरा। ठीक है, तद्भव शब्द है इसमें, इसमें है 4th नंबर वाला भवरा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुरी का तत्सम रूप पूछा है, तो मृदी, मंदुरी, मदरिका, मुद्रिका। ठीक है, मधुरी का तत्सम रूप होता है हमारा मुद्रिका। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वें नंबर का। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा में लिखी गई है वो? तो इसमें का अवधि में, ब्रज में, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा अवधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल सत्यकृतैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा थर्ड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये प्रस्तावित किया था वीरगाथा काल के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारे वीडियो को जरूर, जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।